हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल एनके मैथ्स पे। और आज वापस मैं डेली जीके डोज की वीडियो लेके आ चुका हूँ। काफ़ी दिनों से ये बंद था, नहीं आ पाया। इसके कुछ कारण भी हैं, मैं कारण आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ फिलहाल। लेकिन आप लोग कमेंट करके ये बात ज़रूर बता सकते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे थे जो जीके की वीडियो के लिए वेट कर रहे थे और चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जीके की वीडियो आ जाए। ये बात कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में भी आपसे पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको देना होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि कल से मैंने बोला था आपको पहले ही कि इंग्लिश की वीडियो आने वाली है, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाई। जीके की ही वीडियो कंटिन्यू नहीं रह पाई तो इंग्लिश की तो बात ही हटा दो। लेकिन कल सुबह इंग्लिश की वीडियो हो सकता है आ जाए, आपको कल सुबह नहीं आज ही शाम तक मिल सकती है। हालांकि ये तो मैं अभी रात में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको कल सुबह मिलेगी अगले दिन। चलिए फिलहाल मैं शुरू कर लेता हूँ। और इंग्लिश के लिए भी आप लोग वेट कीजिएगा, इंग्लिश भी जरूर से देखिए अगर एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो देखने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद वीडियो देखना शुरू करो, ठीक है। और बाद में कमेंट करना जो सवाल आपसे पूछा जाए। देखिए पहला सवाल जो है हमारे पास है वो ये है कि भारत में हिंदू संहिता विधेयक किसने पेश किया था, यानी कि हिंदू कोड बिल किसने पास किया था। इसको कोड बिल भी कह सकते हैं। हिंदू संहिता विधेयक जो पास किया था भारत में वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। आप यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में इस बात को जानिए जरा। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। ये कई बार आ चुका है, मैं और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको देख कर लिख पाएँ, ठीक है। ये सारे बात आपको लिखना चाहिए और याद करना चाहिए। पहला बात कि भारत के पहले कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने 1948 में हिंदू कोड बिल पास किया या फिर पेश किया, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना है आपको कि 1948 में हिंदू कोड बिल पास किया गया था। जो अभी सवाल पूछा गया था कि हिंदू कोड बिल किसने पास किया था, तो ये पास किया था भीमराव अंबेडकर साहब ने। और कब पास किया था? 1948 में। ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये भी याद रखना है। और दूसरा बात कि ये जो कोड बिल ये पास किया था हिंदू कोड बिल, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं था, बल्कि इससे सिखों को, बौद्धों को और जैन वाले संप्रदायों को भी इससे फ़ायदा था। यानी कि ये जितने भी आपको जातियां दिया गया है इन सबको फ़ायदा था इस बिल से, इस विधेयक से, ठीक है। और एक दो बात आप याद रख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इनके जन्म कब हुए थे। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। अगर आपसे सन पूछा जाए किस सन में हुआ था, तो ये हुआ था 1891 में। 14 अप्रैल 1891 कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, ठीक है। कब हुई थी मृत्यु अगर आपसे पूछा जाए तो 1956 में, 6 दिसंबर और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। और तब तक इनका जो एज था वो 65 ईयर ही था। अब समझ लो 65 ईयर ही के एज में इन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया और कितना नाम कमाया है, ओनली 65 ईयर की एज में। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल अपने पास है कि समय का संक्षिप्त इतिहास, जिसको ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बोलते हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस का आपने नाम भी काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे इस पुस्तक का आप इमेज देख सकते हैं डायरेक्ट। और ये जो चित्र है ये स्टीफन हॉकिंस की है, ठीक है। काफ़ी जाने माने वैज्ञानिक रह चुके हैं, ये फिजिक्स के काफ़ी जाने माने वैज्ञानिक हैं, भौतिकविद आप कह सकते हैं हिंदी में। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है। इस पुस्तक में बताया गया है फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल, यानी कि बिग बैंग से लेकर के और ब्लैक होल तक। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारे पास है कि पौधे प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से करते हैं। हालांकि किससे करते हैं ऐसा सवाल होना चाहिए था, किसके द्वारा करते हैं। तो ये करते हैं एमिनो एसिड के द्वारा। एमिनो अम्ल आपने नाम सुना होगा। प्रोटीन का संश्लेषण ये लोग किसके द्वारा करते हैं? एमिनो एसिड के द्वारा करते हैं। एमिनो एसिड से ये प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। चलिए इसी सवाल से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। एक सवाल ऐसे आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो ये आपको बताना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे कहते हैं। ये आपके लिए सवाल है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, यानी कि कैडमियम से जो प्रदूषण होता है उसके द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है। तो उसके द्वारा बीमारी होती है इटाई इटाई, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है? इटाई इटाई बीमारी होती है। और इटाई इटाई जो बीमारी है वो सबसे पहले कब खोजा गया था? इसकी खोज हुई थी सबसे पहले 1912 में। खोज का मतलब ये सबसे पहले अस्तित्व में आया था। जैसे कोरोना अभी अभी अस्तित्व में आया है, उसी तरह से इटाई इटाई जो बीमारी है ये कब अस्तित्व में आया था, सबसे पहले कब देखा गया था? 1912 में देखा गया था। हालांकि कि 1950 के आसपास ये जापान में फैला भी था, जैसे अभी कोरोना फैला है उस तरह से, ठीक है। तो कैडमियम प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? इटाई इटाई बीमारी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आपको बता दें दोस्त कि औरंगजेब जो था, आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। अहमदनगर फिलहाल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है।
अहमदनगर अब महाराष्ट्र में है, यानी कि मुंबई जहाँ पर पड़ता है, मुंबई ज़्यादा लोग जानते हैं, महाराष्ट्र काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अहमदनगर जो है ये अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में पड़ता है और यहीं पर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगर बात करें कि औरंगजेब की मृत्यु हुई कब थी, तो आप कहेंगे 1707 में। अगर आपको डेट भी चाहिए तो 20 फरवरी को हुआ था दोस्त, 20 फरवरी 1707 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? औरंगजेब की। और लगभग कितने साल की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी? तो 89 ईयर्स, 89 साल, काफ़ी ज़्यादा दिन रह गया ना। और इसका जो शासनकाल है वो भी काफ़ी लंबा है, शासनकाल है इसका 49 साल। लगभग मैं आपको बता दूं कि ये कब से इसका शासनकाल है, 1658 से लेकर के और 1707 तक। तो आप जोड़ेंगे तो लगभग 49 सालों तक इसने शासन किया है। किसने? औरंगजेब ने। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था गुजरात में। जगह का नाम है दाहोद। दाहोद, बिल्कुल आप इंग्लिश में देख लीजिए। दाहोद जगह का नाम था जहाँ पर इसकी जन्म हुई थी। फिलहाल ये जगह जो है ये गुजरात में पड़ता है। और मृत्यु हुई थी अहमदनगर महाराष्ट्र में। और मृत्यु कब हुई थी? 20 फरवरी 1707 को। ये बात मैंने बता ही दिया। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि औरंगजेब की 3 4 5 शादियाँ हुई थी, ठीक है। कई सारी अभी उतना कंफर्म मैंने देखा नहीं, लेकिन 3 से ज़्यादा शादियाँ हुई है ये ज़रूर बता सकते हैं। और 10 के आसपास इसके खानदान में लड़के भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि कृत्रिम इत्र का प्रयोग, कृत्रिम इत्र के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इत्र आप समझते हैं जिससे सुगंध निकलता है, सुगंधित पदार्थ, उसी को बोलते हैं इत्र। आपको पूछा गया है कि कृत्रिम इत्र बनाने में इनमें से किसका इस्तेमाल होता है, तो इस्तेमाल होता है एथिल एसीटेट का। एथिल एसीटेट आपको याद रखना है। अगला सवाल हमारे पास है कि कोहरे या धुएं में कौन सा रंग सबसे कम बिखरा होता है? सबसे कम बिखरने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। आपने डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं प्रकीर्णन। ये सब जिसमें जो रंग होता है या फिर जो प्रकाश होता है वो फैलते चला जाता है, फैलना, प्रकाश का फैलना। तो आप ये समझ लो, जैसे आपने ये देखा होगा, ऐसे पढ़ा होगा कि बैगनी रंग का जो आकाश होता है वो नीले कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, वहाँ पर फैल जाता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर सवाल पूछा गया है आपसे कि धुएं या फिर फॉग्स में, कोहरे में, कुहासे में सबसे कम रंग कौन सा बिखरता है? और सबसे कम बिखरने का मतलब क्या हुआ कि वो सबसे ज़्यादा दूरी तक तय करेगा, दूरी सबसे ज़्यादा चलेगा। जो शुरू में ही बिखर गया वो तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। आपने टॉर्च देखा होगा, जो टॉर्च शुरू में ही ज़्यादा यहाँ पर बिखर जाता है वो कम उजाला या नज़दीक ही ज़्यादा उजाला कर देता है, लेकिन जिसमें लेंस लगा होता है वो लंबा तक, काफ़ी रेजर लाइट वाला आपने लाल रंग की टॉर्च देखी होगी, ठीक है, वो काफ़ी दूर तक जाता है। तो कारण यही है लाल रंग के दूर जाने का भी, और वही कारण यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल आपसे सवाल पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे कम बिखरता है, तो वो लाल ही होगा हमारा। और इसका कारण है कि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वेव लेंथ जिसको बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य जिसको लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसी कारण ये सबसे कम बिखरता है। सबसे कम बिखरने के कारण ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है। और ज़्यादा दूरी तय करने के कारण ही सूर्य उगते और डूबते समय लाल भी दिखता है आपको। साथ ही साथ जो टावरों पे बल्ब लगाया जाता है या खतरे का जो निशानी होता है उसमें जो बल्ब इस्तेमाल किया जाता है या कलर जो होता है वो लाल रंग का लगाया जाता है। ये सारी बातें आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल आपके लिए आ गया जो कि काफ़ी बार रेलवे में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में पिछला बार भी आया था, उसके पिछला बार भी आया था, रेलवे एनटीपीसी में भी आया था। तो ये सवाल आपके लिए है। मैंने भी आपको जीके की वीडियो में ये बता दिया है कि इनमें से कौन है जिन्होंने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपके लिए सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम कहते हैं कोयम्बटूर को, ठीक है। अब पहला बात ये समझ लो कि कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, और उससे भी पहले ये समझ लो कि मैनचेस्टर का मतलब क्या है, मैनचेस्टर क्यों कहते हैं उसको, ठीक है। देखिए मैनचेस्टर का मतलब है, यहाँ पर ये समझ लो पहले मैनचेस्टर है क्या। आपको मैं ये पूरा पढ़ के और आपको थोड़ा पढ़ ही लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि कोयम्बटूर इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम कोयम्बटूर को कहते हैं। मैनचेस्टर इज एक्चुअली अ सिटी इन यूके। मैनचेस्टर जो है वो एक्चुअली में एक शहर है, कहाँ पर? यूके में, ठीक है। यूके में यानी कि लंदन में, आप समझ लो लंदन या फिर इंग्लैंड में, वहाँ पर मैनचेस्टर नाम की एक सिटी है, शहर है। विच इज नंबर 1 इन कॉटन गुड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड विद मैनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो मैनचेस्टर शहर है उसमें रुई यानी कि कॉटन, कॉटन को रुई ही बोलते हैं शायद, रुई, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन होते हैं वहाँ पर रुई की, यानी कि कॉटन का उत्पादन सबसे अधिक और सबसे अच्छे तरीके से किया जाता है। सिमिलरली भारत में वैसा ही शहर है कोयम्बटूर, बिल्कुल सेम तरीके का। यहाँ पर भी भारत में सबसे अच्छा और सबसे अधिक
जो कॉटन का उत्पादन होता है वो कोयम्बटूर में होता है, और यहाँ पर भी कई सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। इसीलिए बिल्कुल सेम कंपेयर कर दिया गया है कि जैसे यूके में मैनचेस्टर जो शहर है, वैसा ही भारत में कोयम्बटूर शहर जो है वो मैनचेस्टर के जैसा ही है। इसीलिए हम लोग कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल हमारे पास है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। ठीक है, अध्यादेश भी इसको बोलते हैं, आदेश या अध्यादेश, इंग्लिश में रीट कहते हैं। तो भारतीय संविधान में 5 तरह के रीट होते हैं। कौन कौन होते हैं अभी आपको बता देते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 5 प्रकार के रीटों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण और निषेध, और साथ में अधिकार परीक्षा। तो ये बात है अपने पास, ये 5 तरीके की रीटें होती हैं भारतीय संविधान में। अगला सवाल है हमारे पास कि केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको बता दें कि केनरा बैंक का जो मुख्यालय है दोस्त, ये है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। बाकी आप केनरा बैंक के बारे में, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलुरु से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर केनरा बैंक के बारे में आप 1-2 बातें और याद रख सकते हैं। पहला तो कि इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। दूसरा बात कि इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अम्मेम्बल सुब्बा राव पाई द्वारा किया गया था। कब? 1906 में। और कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था भारत में, तभी केनरा बैंक का भी भारत में राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि इसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया। और साथ ही साथ यह देश के सबसे पुराने सार्वजनिक बैंकों में से एक है। इसकी जो टैग लाइन है वो है टुगेदर वी कैन, यानी कि एक साथ मिलकर हम कर सकते हैं काम। ठीक है, देखिए अब इसका नाम भी बदला था। ये 1910 में केनरा बैंक लिमिटेड में बदल गया था, और 1969 में इसका नाम सीधा सीधा केनरा बैंक कर दिया गया। ये आप ध्यान रख सकते हैं। पहले भी केनरा बैंक नाम था, लेकिन 1910 में केनरा बैंक लिमिटेड कर दिया गया था नाम। लेकिन 1969 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तब वापस इसका नाम केनरा बैंक रख दिया गया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जो कि आता नहीं है, और ये आप ध्यान रख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब और किसने की थी, और मुख्यालय इसका ध्यान रख सकते हैं। टैग लाइन जरूरी है, आप याद कर सकते हैं टैग लाइन, टुगेदर वी कैन। ये किस बैंक की टैग लाइन है? केनरा बैंक की। अगला सवाल हमारे पास है कि कंप्यूटरकृत टोमोग्राफी यह पुष्टि करने में मदद करती है कि क्या किसी व्यक्ति को डैश है। इसका मतलब है कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है ये किस काम में यूज करते हैं डॉक्टर्स, या हमारे शरीर में ये किस चीज़ की पुष्टि करता है। तो इससे जांचा जाता है स्ट्रोक को, कि शरीर में किसी व्यक्ति को स्ट्रोक है कि नहीं। अब कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या है, पहले मैं ये बता दूं आपको कि कंप्यूटर टोमोग्राफी ये है, आपने सीटी स्कैन का नाम सुना होगा, शॉर्ट में उसको सीटी स्कैन कहते हैं, ये नाम आपने सुना होगा जरूर। ये आप देख सकते हैं चित्र में, डॉक्टर सीटी स्कैन कर रहा है एक व्यक्ति की। तो सीटी स्कैन क्या होता है? देखो सीटी स्कैन से किस चीज़ का पता लगाया जाता है, यही सवाल था हमारे लिए, और उसका उत्तर था स्ट्रोक। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीटी स्कैन होता है ये करता क्या है, ये एक्स किरणों द्वारा इमेज लेता है किस चीज़ का? हमारे शरीर का। डिफरेंट एंगल से लेता है। बेसिकली जो सीटी स्कैन होता है ये भी एक तरीके का एक्सरे होता है। आपने देखा होगा एक्सरे कैसे करते हैं डॉक्टर्स। एक्सरे जो होता है एक्चुअली में वो 2D फिगर में होता है, और जो सीटी स्कैन होता है ये भी एक्सरे है, लेकिन ये 3D फिगर में होता है। ये इसमें फ़ायदा है। ठीक है, और ये सीटी स्कैन में काफ़ी बारीकी से और काफ़ी अच्छी तरीके से सारे बोन्स का, आपका जो शरीर है वो किस तरह का बना हुआ, उसमें बोन्स कहाँ कहाँ पर डैमेज है, जो टिश्यू हैं वो कहाँ पर हैं, ये सारा ये एक 3D फिगर दे करके आपको बता देता है। उस 3D फिगर में डॉक्टर ये देख पाते हैं कि कहाँ पर हड्डी टूटी है, कहाँ पर वेसल्स टूटे हैं या कुछ हुए हैं, ऐसा कुछ पता चलता है इसमें। ठीक है, बेसिकली आप बात को समझ जाइए। 2D में 2D का मतलब जो हमारे पास जो आपने साधारण जो एक्सरे होता है वो देखा होगा, तो वो एक फोटो के जैसा निकलता है। उसमें कुछ खास पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो केवल सामने से लेता है, सामने से वो इमेज लेता है, इसीलिए पीछे वाला तो आएगा नहीं सामने से फोटो खींचने पर। जैसे मान लो आप मोबाइल कैमरे से फोटो खींचेगे तो वो 2D फिगर खींचता है जैसे, तो सामने से अगर फोटो खींचा जाए तो सामने के चेहरे का फोटो आएगा, पीछे का थोड़ी ना आएगा। पीछे का तो फोटो आएगा नहीं कि बैक में उस आदमी के कैसा है। ठीक है, लेकिन सीटी स्कैन जो है ये 3D स्कैन करता है। जैसे 3D जो इमेज होता है, आपने देखा होगा 3D इमेज को हम घुमा घुमा करके और उसके आगे पीछे अगल बगल सब चीज़ देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो सीटी स्कैन किया जाता है, सीटी स्कैन के द्वारा अलग अलग एंगल से एक्सरे किरणें डाली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियरली पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि सीटी स्कैन कॉम्बाइंस ए सीरीज ऑफ एक्स रेज images taken from different angles around your body and use computer processing to create a cross-sectional image slice of the bones, blood vessels and soft tissues inside your body। यानी कि जो वेसल्स यानी कि नस हैं हमारे शरीर में, जो हड्डियां हैं और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, उन सब के द्वारा मिला करके ये एक शरीर का ढांचा तैयार करके देता है, जिसमें देख करके डॉक्टर को पता चलता है कि कहाँ बीमारी है या कहाँ कुछ डैमेज हुआ है।
तो ये बेसिकली सीटी स्कैन है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सीटी स्कैन का आविष्कार या खोज किसने किया था, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, दो व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था इसके लिए। ठीक है, कब दिया गया था? 1969 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जिनमें से पहला नाम है किसका भाई? अफ्रीकन अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है एलन एम कॉर्मैक, और दूसरे हैं ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिनका नाम है गॉडफ्रे एन हाउंसफील्ड। ये दो लोग हैं, आप नाम इजीली लिख करके और याद रख सकते हैं इसको कि सीटी स्कैन का जो डेवलपमेंट किया था इन्हीं लोगों ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो जोर से एक बार लाइक का बटन दबाइए, मोबाइल फूटना नहीं चाहिए। अगला सवाल है हमारे पास दोस्त कि राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? तो ये है नई दिल्ली में। देखिए यहाँ पर इसका लोगो ऑफिशियल देख सकते हैं, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना था, जिसका आंसर था नई दिल्ली। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको बता दें इसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 2009 को। कब हुई थी? 26 मार्च 2009 को। ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसको भूरे रंग का कागज कहते हैं? तो इसका आंसर है सीधा सीधा जूट। जूट को हम लोग भूरे रंग का कागज कहते हैं, कारण कि यह भूरे रंग का दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ गाँव में इसको पटुआ कहते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो लोग गांव से हैं वो जानते होंगे पटुआ किसको बोलते हैं भाई। पटुआ जूट को बोलते हैं। आपके लिए अगला सवाल, आप तीन तीन सवाल हो जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं है। जूट भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, भारत के किस राज्य में, ये आपके लिए सवाल है। जूट का अगर किसी ने पौधा नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। रहर दाल जो होता है उसका जो पौधा होता है लगभग मिलता जुलता इसका भी पौधा होता है, लेकिन अंतर होता है दोनों की पत्तियों में और बनावट में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जूट का पौधा है, ऐसा दिखता है। जब ये बड़ा हो जाता है भाई, पक जाता है, तो इसको बांध करके और नदी में डालना पड़ता है, पानी में जब ये सड़ जाता है, तब सड़ने के बाद, सड़ने का मतलब गल जाता है एक्चुअली में, तब ये जो ऊपर के रेशे होते हैं इनको अलग कर लिया जाता है और जो डंडा होता है उसको अलग कर दिया जाता है। डंडी को हम लोग जला देते हैं और ये जो अलग से ये प्राप्त हुआ है, आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं भूरे कलर का, ब्राउन कलर का, यही जूट है जिसको हम पटुआ बोलते हैं और इसका इस्तेमाल हम रस्सी और बोरे को बनाने में करते हैं। और भी इस्तेमाल होता होगा, मुझे फिलहाल इतना ही जानकारी है अभी। ठीक है, इसको क्यों कहते हैं भूरे रंग का कागज, ये आप देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर यानी कि हिंदी में बोले तो स्वर्ण तंतु कह सकते हैं आप। गोल्डन फाइबर यानी कि इसको स्वर्ण तंतु भी कह सकते हैं क्योंकि इसके गुण ऐसे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसको ब्राउन पेपर बैग भी कहते हैं। ब्राउन पेपर बैग का मतलब वही भूरे रंग का कागज। ठीक है, अब आप ये चित्र में देख सकते हैं। ब्राउन पेपर बैग कहने का कारण है कि ये यूज किया जाता है राइस को, वीट को, ग्रेन्स को, इन सब को ढोने में या स्टोर करने में। इसका हम लोग बोरा बनाते हैं और उसी में ये सारा चीज़ भर के रखा जाता है। चावल हो गया, गेहूं हो गया और अनाज हो गया, इसीलिए इसको ब्राउन पेपर बैग भी कहते हैं, यानी कि काले रंग का, यहाँ पर तो सॉरी काले रंग का नहीं, भूरे रंग का कागज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपने पास कि भारत का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो भारत का जो सबसे पुराना गिरजाघर है वो है सेंट थॉमस। कहाँ पर स्थित है दोस्त? केरल में। देखिए यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं सेंट थॉमस का। इसका निर्माण सेंट थॉमस द्वारा किया गया था, इसीलिए नाम इसका सेंट थॉमस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मूल नाम सेंट थॉमस सिरो मालाबार कैथोलिक गिरजाघर है। इतना लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, अब ये 52वीं ईस्वी में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? सेंट थॉमस के द्वारा। और ये माना जाता है कि यह यीशु मसीह यानी कि ईसा मसीह, जिसका नाम आपने सुना होगा, कि 12वें देवदूतों में से एक थे। कौन भाई? सेंट थॉमस एक थे और इनके द्वारा ये चर्च बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम सेंट थॉमस चर्च है। और ये भारत का सबसे पुराना चर्च है सेंट थॉमस चर्च। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। अगला सवाल हमारे लिए है कि किस शहर को गुरु द्रोण का निवास स्थान कहते हैं? तो ये है दोस्त देहरादून। देहरादून को गुरु द्रोण का हम लोग निवास स्थान कहते हैं। इस सवाल में इतना ही जानिए और कुछ नहीं। अगला सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन सत्र था वो कब हुआ था, यानी कि सबसे पहला बार इसका सत्र कब चला था सर्वोच्च न्यायालय का? तो ये हुआ था दोस्त 28 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन बी को 28 जनवरी 19, देखिए 26 जनवरी के आसपास शायद इसका ऐसे कुछ हुआ था इसकी स्थापना, लेकिन जब पहला बार शुरू किया गया था इसको तो 28 जनवरी 1950 को शुरू किया गया था। अब यहाँ पे आप कुछ डिटेल देख सकते हैं। चित्र तो सबने देखा होगा सर्वोच्च न्यायालय का, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय भारत का दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा न्यायिक संस्थान है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब कुछ बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड बोथ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल विच वेयर देन द अपेक्स ऑफ द इंडियन कोर्ट सिस्टम।
यानी कि पहले के समय में 1950 से पहले का मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि 1950 में तो इसकी स्थापना ही हुई थी। 1950 के पहले में भारत में जो न्यायिक संस्था थी, यानी कि कोर्ट के बदले में, जैसे अभी कोर्ट होते हैं हमारे यहाँ, कोर्ट यानी कि न्यायालय जहाँ पर केस दायर किया जाता है, तो उसके जैसे पहले जो सबसे हाईएस्ट था कोर्ट सिस्टम, यानी कि अभी हमारे पास जैसे अलग अलग तरह के कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट होता है, फिर उच्च न्यायालय होता है यानी कि हाई कोर्ट होता है, ऐसे ही अलग अलग तरीके के कोर्ट होते हैं। और सबसे बड़ा जो कोर्ट है भारत में वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो उसी तरह से उस टाइम में, यानी कि पुराने टाइम में 1950 से पहले के टाइम में जो भारत में सबसे बड़ा न्यायिक संस्थान था वो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल, विच से पढ़ना नहीं है। ये दो संस्थान थे, यानी कि पहला था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और दूसरा था जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल। ये दो उस समय थे जो न्यायिक कार्यक्रम करते थे, या फिर कार्यक्रम नहीं, एक्चुअली में ये कोर्ट सिस्टम यही चलाते थे, ठीक है। और इन दोनों को हटा करके स्थापना कर दिया गया किसका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, यानी कि उन दोनों की जगह पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लाया गया था। ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 ए, अनुच्छेद 124 फर्स्ट में अमेंडमेंट किया गया 2019 में, और ये बोला गया भाई कि सुप्रीम कोर्ट होगा एक भारत में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मतलब सबसे बड़ा न्यायालय होगा भारत में, और उसमें एक चीफ जस्टिस होगा यानी कि मुख्य न्यायाधीश होगा, और साथ ही साथ 34 न्यायाधीश होंगे, ठीक है। 34 न्यायाधीश जिसमें चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के उच्चतम न्यायालय में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं, तो 2019 के बाद टोटल 34 जज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस 34 जज में CJI यानी कि चीफ जस्टिस भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें कि ये स्थित है मसूरी में, मंसूरी। ये लास्ट सवाल था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और जो सवाल आपसे किया गया है वो सवाल भी जरूर बताइए। साथ ही इंग्लिश के लिए आप एक्साइटेड हैं कि नहीं, ये बात भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।